हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज अपडेट। एंड आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिसेशन को लेके, क्योंकि काफ़ी लोग आजकल पढ़ रहे होंगे न्यूज़पेपर में कि एक रिसेशन के हालात धीरे धीरे बन रहे हैं। बट ये रिसेशन होता क्या है, राइट? क्या लोगों की जॉब जाना ही रिसेशन होता है? क्या मार्केट का गिरना ही रिसेशन होता है? क्या होता है रिसेशन, वो हम इस वीडियो में बात करेंगे। एंड ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा इंसाइट देगी रिसेशन पे, एंड आप खुद से पता लगा सकते हो कि रिसेशन आ रहा है या नहीं आ रहा है, बिकॉज हमने यहाँ पे बिल्कुल आपके लिए सब कुछ ईजी बना दिया है। इस वीडियो को बनाने में काफ़ी रिसर्च लगी है, तो प्लीज़ लाइक कर देना वीडियो को अगर आपको अच्छी लगती है। एंड अगर आप नए हैं चैनल पर तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। तो चलते हैं स्क्रीन की साइड एंड देखते हैं कि क्या हम रिसेशन में हैं या नहीं है। सो ये है S&P 500 का चार्ट। एंड जैसा कि आप देख सकते हो, जहाँ जहाँ पे हमने येलो लाइंस डाली है वहाँ वहाँ पे रिसेशन को ऑफिशियली बोला था कि आ गया है। ठीक है, तो रिसेशन के जो मेन पॉइंट्स रहे हैं, सबसे ज़्यादा फेमस तो रहा है हमारा 2000s का रिसेशन, जब 2000 का हमारा बबल बर्स्ट हुआ था। फिर हमारा ग्रेट डिप्रेशन आया था, जो कि एक बड़ा भाई होता है रिसेशन का, तो वो 2008 के हाउसिंग मार्केट क्रैश के टाइम आया था। फिर हमारे पास और भी रिसेशंस हैं, एंड सब रिसेशंस में एक चीज़ हमें देखने को मिल रही है कि मार्केट्स डू गो डाउन, मार्केट नीचे जाते हैं। एंड रिसेशन जब ओवर हो जाता है, ये रिसेशन का टाइम पीरियड है, तो रिसेशन जब ओवर हो जाता है तो उसके बाद मार्केट्स यहाँ पे रिकवर कर लेते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको एक तो ऑब्जर्व करनी है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अगर हम रिसेशन में हैं भी, तो रिसेशन जब पूरा होगा तो मार्केट्स का क्या हाल होता है वो भी देखना ज़रूरी है। अब रिसेशन में एक और चीज़ आपको देखनी है कि यार टाइम पीरियड कितना होता है। अगर हम 1980s का रिसेशन देखें तो 500 डेज़ का था, उसके बाद 250 डेज़ का है, 250 डेज़ का ये 500 डेज़ का है, जो कि हमारा 2008 का था, जो कि ग्रेट डिप्रेशन था। तो इन सब चीज़ों से हमें क्या ऑब्जर्वेशन मिली है कि अगर हम एक रिसेशन में हैं भी, तो जो टाइम पीरियड है हमें रियलिस्टिकली 250 से 300 डेज़ के बीच में रखना चाहिए। एंड रिसेशन हमेशा ऐसा नहीं होता है कि जब S&P 500 अपने ऑल टाइम हाई से नीचे आना स्टार्ट करता है तभी स्टार्ट नहीं होता है, वो बीच में स्टार्ट होता है। अब रिसेशन को डिफाइन कैसे करते हैं? तो रिसेशन को डिफाइन किया जाता है किसी भी कंट्री की इकोनॉमी जब स्लो डाउन होने लगती है या फिर कॉन्ट्रैक्ट करने लग जाती है, मतलब कि लोग वहाँ पे कम खर्चा कर रहे हैं, GDP जनरेशन कम हो रहा है, तो इस तरीके से रिसेशन के हालात बनने लग जाते हैं। अब रिसेशन में होता क्या है, क्या चीज़ें आप ऑब्जर्व करते हो? क्या यहाँ पे जॉब जाने को रिसेशन बोलते हैं, स्टॉक मार्केट को गिरने को रिसेशन बोलते हैं, किस चीज़ को बोलते हैं? तो उसके लिए हम दोबारा से स्क्रीन पे चलते हैं एंड स्टडी करते हैं कि क्या चीज़ें रिसेशन को कॉज करती है। तो ये हमारा रिसेशन का न्यूज़लेटर है। अगर आपको ये न्यूज़लेटर चाहिए तो आप नीचे साइन अप कर सकते हो न्यूज़लेटर के लिए। तो राइजिंग अनएम्प्लॉयमेंट एक रिसेशन में होती है। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने लग जाती है, लोग अपनी जॉब लूज़ करने लग जाते हैं। तो अगर हम 2008 का ही रिसेशन देखें तो काफ़ी लोगों ने अपनी जॉब लूज़ करी थी। बैंक्रप्सीज में एक राइज आता है। ठीक है, बैंक्रप्सी मतलब कि कंपनियों का दिवाला निकलने लग जाता है, इंटरेस्ट रेट्स गिरने लग जाते हैं, जबकि इंटरेस्ट रेट अभी इंक्रीज़ हो रहे हैं। ठीक है, इंटरेस्ट रेट अभी इंक्रीज़ हो रहे हैं, तो यहाँ पे एक चीज़ है जो कि डिफरेंस है। इसके बाद लोअर कंज्यूमर स्पेंडिंग, लोग कम पैसा खर्च करते हैं क्योंकि उनके पास पैसा होता ही नहीं है। एंड फॉलिंग इन एसेट प्राइसेस, रियल एस्टेट एंड स्टॉक्स का प्राइस गिरने लगता है। तो यहाँ पे सारी चीज़ें कवर होती हैं जब रिसेशन आता है। अभी हम देखते हैं कि करंटली इन सारी चीज़ों को हम कैसे मेजर कर सकते हैं कि अभी एम्प्लॉयमेंट क्या है, अभी की बैंक्रप्सीज का रेट क्या है, एंड उस हिसाब से हम पता लगा सकते हैं कि करंटली हम रिसेशन में हैं या नहीं है। तो अगर हम अनएम्प्लॉयमेंट का रेट देखें तो ये करंट अनएम्प्लॉयमेंट के रेट का चार्ट है, एंड यहाँ पे हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि 2008 के रिसेशन के टाइम पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट कैसे इंक्रीज हुआ था, फिर ये स्टेडली नीचे गया। 2020 में जब छोटे से टाइम के लिए आया था तो एक स्पाइक आई थी इसमें, उसके बाद ये फिर से नॉर्मलाइज हो गया है। एंड रिसेशन में अनएम्प्लॉयमेंट रेट पे थोड़ा बहुत इफेक्ट होता है। आप देखते हो 2000 के रिसेशन में इतना इफेक्ट नहीं पड़ा था, लेकिन 2008 में काफ़ी पड़ा था, 2020 में काफ़ी पड़ा था। तो ये होता है, लेकिन हर बार नहीं होता है। अब करेंटली जो फोरकास्टेड अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो यहाँ पे प्लेन ही है। हम आने वाले कुछ क्वार्टर्स में ज़्यादा इफेक्ट नहीं देखने वाले हैं, इसमें 4% के नीचे ही रहेगा। तो यहाँ पे ये चीज़ तो नहीं कर रही है सिग्नल कि हम रिसेशन में हैं। फिर बैंक्रप्सीज पे आते हैं, तो रिपोर्टेड बैंक्रप्सीज का ये चार्ट है, एंड आप देख रहे हो कि 2008 के टाइम पे काफ़ी स्पाइक आया था इसमें। 2000 के टाइम पे भी इस रिसेशन के बाद हमने बैंक्रप्सीज इंक्रीज होती हुई देखी थी, लेकिन करेंटली बैंक्रप्सीज एकदम ऑल टाइम लो पे है। एंड फोरकास्टेड बैंक्रप्सीज जो है वो है कि ये लो पे आई गया है, तो अब यहाँ से इंक्रीज होगा। तो इस कर्व पे हमें देखने को मिलती है बैंक्रप्सीज का फोरकास्ट, एंड यहाँ से एक बाउंस एक्सपेक्टेड है। तो यहाँ से लग रहा है कि हाँ, हम रिसेशन में हो सकते हैं क्योंकि बैंक्रप्सीज इंक्रीज हो रही हैं। हम देखते हैं थोड़ा जूम्ड इन वर्जन इसका, तो यहाँ से एक्सपेक्टेड है कि बैंक्रप्सीज इंक्रीज होना स्टार्ट करेंगी, एंड हम ऑलमोस्ट जनवरी 2023 के एंड तक हम ये इंक्रीज होता हुआ देख सकते हैं। फिर बात करते हैं फंडिंग रेट्स की। फंडिंग रेट्स हमें आजकल दिख रहे हैं इंक्रीज होते हुए। तो फंडिंग रेट्स जब इंक्रीज होते हैं
तो फिर हम एक रिसेशन वाले हालात में आते हैं। अगर हम कंपेयर करते हैं 2008 का रिसेशन आप देख रहे हो, इसके बाद हम 2000 का रिसेशन देख रहे हैं, एंड रिसेशन जब खत्म हो जाता है उसके बाद फंडिंग रेट वापस से नीचे आने लग जाते हैं एंड फ्लैट हो जाते हैं। तो हमने यहाँ पे भी यही देखा, यहाँ पे भी यही देखा। तो फंडिंग रेट से बेसिकली फेड कंट्रोल करता है कि वो रिसेशन को कैसे हैंडल करेगा। तो यहाँ पे एक्सपेक्टेड फंडिंग रेट्स की हाइक की दिखाई गई है 2023 तक, एंड ये ऑफिशियल डेटा है यूएस वालों की वेबसाइट से ही है। इसके बाद कंज्यूमर स्पेंडिंग की बात करते हैं, ठीक है, लोग कितना पैसा खर्च कर रहे हैं। तो इससे ज़्यादा अच्छा इंडिकेशन हमें नहीं मिलता है, लेकिन हम देख पाते हैं कि क्या क्या बिहेवियर है कंज्यूमर का। तो जीरो से जब भी नीचे जाता है तो हम एक रिसेशनरी हालात में होते हैं। जीरो के पास जैसे जैसे आने लगता है, जितना जीरो से ऊपर होगा, जितना पॉजिटिव होगा उतना अच्छा है। जब भी उससे नीचे जाता है तो हमें एक शॉक देखने को मिलता है। तो करेंटली यहाँ पे आपने देखा 2021 में इसने पीक किया था, अब ये काफ़ी कम हो गया है क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं है। एंड इसका थोड़ा जूम्ड इन वर्जन अगर हम देखें तो इस तरीके से आप देख रहे हो 41.4 से हम यहाँ पे कम होना स्टार्ट हुए थे कंज्यूमर स्पेंडिंग में, 3.1 तक अब आ गए हैं। एंड इसके आने वाले जो डेटाज हैं उससे कंपेयर करके हम पता लगा पाएंगे क्या होगा। इसका कोई फोरकास्ट नहीं मिला मुझे, ठीक है। तो रिसेशन के ये कुछ इंडिकेटर्स होते हैं। एक और इंडिकेटर है जो कि थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन उसके बारे में बात कर लेते हैं। इसको बोलते हैं यील्ड कर्व इंडिकेटर। यील्ड कर्व इंडिकेटर भी रिसेशन को प्रेडिक्ट करने के लिए काफ़ी अच्छा रहता है। तो इसने पास्ट 7 रिसेशंस को प्रेडिक्ट करने में अच्छी तरीके से काम निभाया है। एंड कैसे ये चलता है उसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर किसी भी गवर्नमेंट को सिटीजन से लोन लेना होता है तो वो एक ट्रेजरी बॉन्ड टाइप की चीज़ निकालते हैं, एंड उस पर इंटरेस्ट रेट होता है कि अगर ट्रेजरी बॉन्ड है और मान लो कि उनको 5 साल का लोन चाहिए तो उसका अलग इंटरेस्ट रेट होगा, 10 साल का चाहिए तो उनका अलग इंटरेस्ट रेट होगा। तो जो आइडियल इंटरेस्ट रेट रहता है वो ये होता है कि जितना लंबा बॉन्ड होता है उतना ज़्यादा इंटरेस्ट रेट रहता है, एंड उस तरीके से एक नॉर्मल यील्ड कर्व बनता है, ठीक है। बट जब रिसेशन के हालात बनने लग जाते हैं तो शॉर्टर टर्म बॉन्ड्स एंड लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स, इन दोनों का इंटरेस्ट रेट पास में आने लगता है तो एक फ्लैट यील्ड कर्व बनने लग जाता है। एंड जब शॉर्ट टर्म का प्राइस इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, शॉर्ट टर्म का इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो जाता है लॉन्ग टर्म से कंपेयर करके, तो एक इन्वर्टेड हमारे पास यील्ड कर्व बनता है। शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स बनाने पड़ रहे हैं, उनको जल्दी जल्दी पैसा चाहिए, तो दिस इंडिकेट्स की इकोनॉमी थोड़ी सी स्टेबल नहीं है, ठीक है। तो इस कंडीशन में हमें यहाँ पे यील्ड कर्व इन्वर्टेड देखने को मिलने लगता है। अभी का यील्ड कर्व कैसा है? अभी का यील्ड कर्व वैसे नॉर्मल ही है, अभी हमने इन्वर्टेड नहीं देखा है। दिस इज नॉट टू मच अनस्टेबल राइट नाउ, अभी ज़्यादा अनस्टेबल नहीं है। तो ये थोड़े जूम्ड आउट मैक्रो फैक्टर्स हैं जो कि आपको रिसेशन का इंडिकेशन दे सकते हैं। रिसेशन आता है, रिसेशन अगर अनाउंस भी होता है तो भी मार्केट में एक शॉक तो आता ही है। जैसा कि हमने देखा कि जो लाइन है वहाँ से रिसेशन अनाउंस हुआ, उसके बाद से मार्केट्स में एक गिरावट आई है। तो हमें देख के चलना है कि ये जो इंडिकेटर्स हैं क्वार्टर ओवर क्वार्टर कैसे चेंज होते हैं। इन इंडिकेटर्स को आप कैसे देख सकते हो, कौन कौन से इंडिकेटर्स हैं, उसके लिए आप हमारे न्यूज़लेटर पे साइन अप कर सकते हो, उस पर हमने सारा डिटेल इसका दिया हुआ है। तो अब इन सब चीज़ों का आपको क्या फ़ायदा, राइट? तो अगर आप रिसेशन एंड मैक्रो फैक्टर्स को जूम आउट करके देख सकते हो तो आपको पता है कि आपको इन्वेस्टमेंट्स कब स्टार्ट करनी है। क्या आप गिरते हुए इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करो, या फिर आप जब साइडवेज मूवमेंट हो रहा है तब स्टार्ट करो, या फिर जब मार्केट ऊपर जाना स्टार्ट करेगा तब स्टार्ट करो। तो इस तरीके से आप थोड़ा बहुत टाइम कर सकते हो मार्केट को जूम्ड आउट वर्जन में। आप एग्जैक्टली टाइम नहीं कर सकते हो, लेकिन आपको एक आइडिया रहता है कि क्या हमारा मार्केट चल रहा है। आप पैनिक नहीं करते हो, थोड़े काम माइंड से आप डिसीजंस लेते हो। तो होपफुली ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आपको रिसेशन के बारे में कुछ नया जानने को मिला होगा। अगर मिला होगा तो प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। ऑल्सो नए चैनल पर तो सब्सक्राइब करना ना भूले। दैट इज इट फॉर दिस वीडियो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बजे रिपीट पे ये बीट, गोरी पैग खींचे नीट, लफ्ज मेरे हथियार, पहली चोट मौके सीन जैसे गिल्टीन, रगो में बहरा निकटीन, नशीला पदार्थ जैसे